नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। आज के बुलेटिन के साथ हाजिर हुए हैं। बात करते हैं पहली खबर की। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल का 1 साल पूरा होने के बाद भारतीय जनता पार्टी अब सरकार की उपलब्धियों को बताने का कार्य कर रही है। आज रीवा में भी पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ल द्वारा बीजेपी कार्यालय अटल कुंज में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस दौरान बीजेपी विधायक एवं पूर्व मंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल की उपलब्धियों के बारे में बताया। पूर्व मंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में भारत की जनता के हित में वो फैसले हुए हैं जो पिछले 70 सालों में नहीं हो पाया है। प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में लिए जाने वाले ऐतिहासिक फैसलों के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि बीजेपी की मोदी सरकार ने देश में करोड़ों लोगों के आस्था का प्रतीक अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण का अहम फैसला कराया, जिसमें कांग्रेस लगातार अड़ंगा लगाती रही है। साथ ही धारा 370 जो लंबे समय से जम्मू कश्मीर में एक समस्या के रूप में था, लेकिन उसका निराकरण प्रधानमंत्री के द्वारा निकाला गया। इसी प्रकार केंद्र सरकार की तमाम योजनाओं के साथ साथ केंद्र सरकार की उपलब्धियों के बारे में पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ल ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए बताया। भारतीय जनता पार्टी रीवा के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर अजय सिंह जी और हमारे ज़िले के मीडिया प्रभारी रितेश मिश्रा जी और रीवा के सभी गणमान्य पत्रकार बंधुओं और फोटोग्राफर बंधुओं, आज की पत्रकार वार्ता मोदी जी के दूसरे कार्यकाल के प्रथम वर्ष के उपलब्धियों को लेके आपसे चर्चा करने के लिए यहाँ पर पूरे प्रदेश में और पूरे देश में आयोजित हो रहा है। मित्रों, ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि जो लोगों ने सोचा भी नहीं होगा वो काम इन पहले वर्ष में मोदी जी ने देश और दुनिया के सामने देश और दुनिया को करके दिखाया है। आप सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक विचार को लेकर, एक मिशन को लेकर राजनीति में अपना काम शुरू किया था। पहले जनसंघ की स्थापना हुई, फिर 80 में भारतीय जनता पार्टी बनी। लगातार अटल बिहारी वाजपेयी जी और आडवाणी जी के नेतृत्व में पार्टी आगे बढ़ती रही। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने जनसंघ की स्थापना की थी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने उनका साथ देके और इस पार्टी को आगे बढ़ाया। एक मिशन था कि धारा 370 समाप्त होना चाहिए, समान नागरिक संहिता लागू होनी चाहिए, अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण होना चाहिए। 1985 में शाहबानो प्रकरण के बाद जिस तरीके से कांग्रेस की सरकार ने अपने कदम वापस लिए थे, तभी से ये बात था कि ट्रिपल तलाक समाप्त होना चाहिए। और इन मुद्दों को पार्टी ने हमेशा अपने घोषणा पत्र में शामिल किया। पहले अटल जी की सरकार बनी थी, उसमें स्पष्ट बहुमत नहीं था। फिर 2014 में स्पष्ट बहुमत आया, इन सारे मुद्दों की रूपरेखा बनी। और जब दूसरा मौका मिला मोदी जी को, तो शुरू के 6 महीने के अंदर ही धारा 370 समाप्त हो गई। 35A का जो प्रावधान था वो समाप्त हो गया। ट्रिपल तलाक का जो प्रावधान था वो समाप्त हो गया। समान नागरिक संहिता, इस बात से कौन इनकार कर सकता है कि महात्मा गांधी जी ने, जवाहरलाल नेहरू जी के समय से ये चल रहा था कि विभाजन के बाद जो जिस देश में जाना चाहे जा सकता है और उसके बाद उसको नागरिकता उस देश की मिलनी चाहिए। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने, उनका राज्यसभा में जब आडवाणी जी गृह मंत्री थे, राज्यसभा में उनका भाषण था, वीडियो है कि पाकिस्तान।
रीवा में बीते कुछ दिन पहले तेज तूफान से शहर में होर्डिंग गिरने से एक बैंक मैनेजर की मौत हो गई थी। उसके बाद यह मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। इस संबंध में आज जनप्रतिनिधि विनोद शर्मा के द्वारा रीवा संभागायुक्त अशोक भार्गव को कुछ साक्ष्य प्रदान किए गए। साथ ही हिंदू क्षत्रिय वाहिनी के द्वारा नगर निगम कार्यालय में ज्ञापन देकर मृतक के परिजनों को मुआवजा देने की मांग की गई है। जनप्रतिनिधि विनोद शर्मा ने रीवा संभाग के कमिश्नर को ज्ञापन सौंपते हुए कुछ ऐसे दस्तावेज उपलब्ध कराए हैं जो यूनिक एडवर्टाइजमेंट के ऊपर कई सवाल खड़ा कर रहा है। दस्तावेज के अनुसार यूनिक एडवर्टाइजमेंट के मालिक विभू सूरी की पत्नी अंजना सूरी दिख रही हैं। दरअसल जीएसटी रजिस्ट्रेशन के ईपीएफ अकाउंट अंजना सूरी के नाम है, लेकिन एनओसी प्रमाण पत्र विभू सूरी के नाम से जारी कराया गया है। विनोद शर्मा ने बताया कि इन प्रमाणों के आधार पर यही स्पष्ट होता है कि नगर निगम रीवा के अधिकारी एवं कर्मचारी भी इस काले कारोबार में शामिल हैं। ऐसा आरोप जनप्रतिनिधि विनोद शर्मा के द्वारा ज्ञापन के माध्यम से लगाया गया है। इसके साथ ही मामले को संज्ञान में लेते हुए एफआईआर दर्ज कर कार्यवाही करने की मांग भी की गई है। तो वहीं इस मामले में अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए हिंदू वाहिनी नगर निगम कार्यालय को ज्ञापन के माध्यम से मृतक के परिजनों को मुआवजा देने की मांग की गई है। हमने अभी रीवा संभाग को और अपने नगर निगम के प्रशासक को एक ज्ञापन यह दिया कि रीवा नगर निगम में किस प्रकार से सिलसिलेवार अवैध होल्डिंग का व्यापार चल रहा है। हमने पहले भी ज्ञापन दिया था इन्हीं कमिश्नर साहब को आप सबके सामने 30 तारीख को, पर अभी हमको कुछ कागज़ और मिले। जब हम उसके अंदर गए तो हमको कुछ कागज़ और मिले कि ये जो अवैध होल्डिंग का रीवा का काला कारोबारी है, ये किस प्रकार से नगर निगम को दीमक की तरह चूस रहा है। मैं आपके सामने बताना चाहता हूँ कि ये अपना सारा व्यापार अपनी पत्नी अंजना सूरी के नाम करते हैं। इनका सारा रजिस्ट्रेशन अंजना सूरी के नाम। इनका रजिस्ट्रेशन भी 31 दिसंबर 2019 को ख़त्म हो चुका है। इसके बाद जो अगले टेंडर है, उस टेंडर के लिए इनको 13 मार्च 2020 को एक एनओसी जारी होती है। जिस व्यक्ति का रजिस्ट्रेशन ही ख़त्म हो चुका हो 31 दिसंबर को, उसका रजिस्ट्रेशन 13 मार्च को कैसे जारी होता है? नंबर 1। नंबर 2, व्यापार पत्नी के नाम, एनओसी पति के नाम। नंबर 3, इनके ईपीएफ अकाउंट सारा इनकी पत्नी के नाम और पेमेंट विभू सूरी के नाम। सब चेहरा दिखने में विभू सूरी आते हैं और नीचे अंदर अंजना सूरी। जब ये अपने पत्नी के साथ धोखा कर रहा, सोचिए, पत्नी के नाम पे काला व्यापार कर रहा और सामने ये खुद रखता है। इनके कारण अभी आपको पता ही है कि रीवा नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत इनकी अवैध होल्डिंग से एक व्यक्ति की हमारे नगर निगम के अंदर ही यहीं पे आपको पता है मैनेजर की जान चली जाती है। कांग्रेस पार्टी के नेता देवदत्त सोनी क्षेत्र में पिछले 3 वर्षों से काम कर रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस के द्वारा महत्वपूर्ण जिम्मेदारी का पद कांग्रेस नेता देवदत्त सोनी को दिया गया है। बता दें कि कांग्रेस नेता देवदत्त सोनी को प्रदेश महामंत्री के पद से नवाजा गया है। इस दौरान देवदत्त सोनी ने मीडिया कर्मियों से बात करते हुए इस पद में रहते हुए महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाने की बात कही। साथ ही कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ को धन्यवाद भी दिया। इस दौरान पूर्व लोकसभा प्रत्याशी सिद्धार्थ तिवारी राज कांग्रेस नेता देवदत्त सोनी को शुभकामनाएं देते हुए पूर्व मुख्यमंत्री प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ को धन्यवाद दिया है। मैं अपने प्रदेश महामंत्री बनने पर कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी एवं मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री माननीय कमलनाथ जी का आभार व्यक्त करता हूं और जो जिम्मेदारी दी जाएगी भविष्य में उसका अक्षर से निर्वहन करूंगा और कांग्रेस पार्टी को ज़मीनी लेवल पर, पोलिंग बूथ लेवल पर मजबूत करने का हमारा पूरा प्रयास होगा और आगामी आने वाले समय में अन्य जगह उपचुनाव भी जो होने हैं, उपचुनाव में कांग्रेस को अच्छी सफलता मिलेगी। साथ ही आगामी चुनाव में विंध्य क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी काफ़ी मजबूती से, अभी हमारा काम जब ज़मीनी लेवल पर होगा तो कांग्रेस पार्टी एक मजबूत पार्टी के रूप में विंध्य क्षेत्र में पुनः उभरेगी। इस तरह से हमारा, क्योंकि सभी का सहयोग, चाहे दलित, आदिवासी, पिछड़ा, ये जो जातियां थोड़ा कांग्रेस से बीच में भटकी थी, अब पुनः उनका रुझान कांग्रेस की तरफ हो रहा है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को वर्तमान में यदि कोई चुनौती दे सकता है तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो सीधा मुकाबला भाजपा से करेगी। बीते दिन तूफान के कारण आई तबाही के चलते काफी नुकसान हुआ।
जिसमें शहर की बिजली व्यवस्था भी ठप हुई। लेकिन उसके बाद शहर में बिजली की मरम्मत कर बिजली पहुंचाई गई। लेकिन अभी भी शहर में कुछ ऐसे मोहल्ले हैं जहां अभी तक बिजली का मेंटेनेंस कार्य पूरा नहीं हो पाया है। ऐसी ही कुछ समस्याओं को लेकर दर्जनों महिलाओं ने आज संभागीय कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा है और मांग की है कि उनके वार्ड में कई दिन से पानी भरा रहता है, बिजली भी नहीं बन पाई है, जिसके चलते वार्ड वासियों को काफी परेशानी हो रही है। लेकिन नगर निगम कोई भी निराकरण नहीं निकाल पा रहा है। तमाम समस्याओं को लेकर आज सभी महिलाएं संभागीय कार्यालय पहुंची। महिलाओं ने ज्ञापन देते हुए अपनी समस्या के समाधान की बात कही। रीवा पुलिस महानिरीक्षक चंचल शेखर ने पुलिस विभाग में एक नई पहल की शुरुआत की है। अब कोई भी पुलिस अधिकारी या फिर पुलिस कर्मचारी फोन पर बातचीत करते वक्त एक दूसरे को चरण स्पर्श या प्रणाम नहीं कहेंगे। आईजी रीवा ने आदेश दिए हैं कि ये अब फोन पर बात करते हुए सभी कर्मचारी एक दूसरे को गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग कहेंगे और एक दूसरे को संबोधित करेंगे। उन्होंने आदेश जारी करते हुए आदेश में यह लिखा है कि यदि किसी भी पुलिस अधिकारी या पुलिसकर्मी की इस तरह की शिकायत मिलती है या किसी के माध्यम से जानकारी मिलती है तो संबंधित पुलिस अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी। आपको बता दें कि उक्त आदेश उस समय जारी हुआ है जब पुलिस मुख्यालय ने आदेश जारी कर साफ तौर पर अपने अधिकारियों व कर्मचारियों को अवगत कराया था कि किसी भी राजनीतिक व्यक्ति से सीधे पत्राचार नहीं किया जाएगा। आप भी सुनिए कि आईजी चंचल शेखर ने क्या कहा। जी, मैंने परसों के दिन एक पत्र जारी किया है सभी एसपीज को, सभी अधिकारियों को, कि पुलिस अधिकारी देखे जाते हैं कि कई बार यूनिफॉर्म में लोगों के चरण स्पर्श कर रहे हैं या नहीं तो फ़ोन पे भी अगर हम बात करें तो वो चरण स्पर्श ऐसा बोलते हैं और किसी तरह अन्य तरह की भाषा का भी प्रयोग करते हैं जो पुलिस अधिकारी एवं उसके जो यूनिफॉर्म है, उसका जो वर्दी है, उसके गरिमा के अनुकूल नहीं है, गरिमा के प्रतिकूल है। तो इसलिए मैंने ये एक आदेश जारी किया है कि कोई भी व्यक्ति अगर यूनिफॉर्म में किसी का चरण स्पर्श करते हुए या वरिष्ठ अधिकारी का या किसी और का भी करते हुए पाया जाता है या फ़ोन पे भी वो इस तरह की भाषा का प्रयोग करता है जो उसे नहीं करना चाहिए तो उस पर कार्रवाई होगी। देश में ये पहला आदेश नहीं है, ये सेट है। पुलिस विभाग में सामने वाले व्यक्ति के लिए, बड़ा हो छोटा हो, सबके लिए अभिवादन कैसे होना चाहिए इसकी परंपरा सेट है। नमस्कार बोलते हैं हम हिंदी भाषी प्रदेश में, सुप्रभात बोलते हैं, इस तरह बोलते हैं। जब हम पैरामिलिट्री में जाते हैं तो जय हिंद बोलते हैं, ठीक है। ये दी गई है। या यूनिफॉर्म में रहते हैं तो हम सैल्यूट करते हैं, उसमें कुछ भी बोलने की ज़रूरत नहीं है। और जब सामने आ जाते हैं, सिविल में रहते हैं, तो आपने देखा होगा डीएसपी वाले जो ऐसे करके सावधान बनाते हैं, तो वो पर्याप्त है अभिवादन। इसके अतिरिक्त मुझे ऐसा लगता है कि कोई और विभिन्न प्रकार के अभिवादन का कोई इसमें स्वीकार नहीं करना चाहिए। यूनिफॉर्म की गरिमा को मेंटेन करे तो बेहतर रहेगा। उमरिया जिले के नौरोजाबाद थाना अंतर्गत कैलाश चौरसिया पिता दिलीप चौरसिया निवासी नयका दफाई के द्वारा 2017 से महिला के साथ शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाता रहा। महिला द्वारा नौरोजाबाद थाना आकर लिखित में शिकायत की गई थी। पीड़िता ने बताया कि युवक कैलाश चौरसिया उसके साथ 2017 से शारीरिक संबंध बना रहा था। अपराध गंभीर होने के कारण विवेचना एसडीओपी अरविंद तिवारी के द्वारा की गई है। प्रकरण में पुलिस अधीक्षक सचिन शर्मा व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रेखा सिंह ने आरोपी को पकड़ने के लिए तत्काल टीम गठित की। प्रकरण कायमी के 24 घंटे के भीतर आरोपी कैलाश चौरसिया को गिरफ्तार कर लिया गया है। नौरोजाबाद की रहने वाली हरजन महिला को जान से मारने की धमकी देकर बलात्कार करने के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आपको बता दें कि दिनांक 3 जून 2020 को फरियादिया ने उपस्थित होकर थाना में लिखित आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था कि कैलाश चौरसिया निवासी नयका दफाई नौरोजाबाद के द्वारा शादी का झांसा देकर मई 2017 से लगातार उसका यौन शोषण करता रहा, उसके साथ गलत संबंध बनाता रहा। कभी उसके सूने घर में आकर तो कभी अपने घर पाली में स्थित दुकान में बुलाकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता रहा और यह धमकी भी दी कि अगर यह इस बात को उसने अपने माता पिता या भाई या किसी अन्य से बताने की कोशिश की तो उसे जान से मार देगा। उपरोक्त रिपोर्ट पर
थाना में अपराध क्रमांक 0133/20 धारा 376, 376(2) N 506 भादवी SC/ST एक्ट का पंजीबद्ध कर आरोपी को गिरफ्तार करके न्यायालय में पेश किया गया है। नौरोजाबाद से संदीप तिवारी की रिपोर्ट। कोरोना वायरस से जीतने का संदेशात्मक बघेली वीडियो, जिसे सोशल मीडिया में व्यापक समर्थन मिल रहा है। बघेलखंड के युवाओं की यह सराहनीय पहल है। कोरोना वायरस से विजय मिलने का एक गीत मुस्कुराएगा इंडिया ने फिल्म अभिनेताओं के साथ एक वीडियो सामने आया। उसी से प्रेरणा लेकर बघेलखंड के युवाओं ने बघेली भाषा के गीत के साथ एक ऐसा संदेशात्मक वीडियो बनाया है जिसने सोशल मीडिया में धूम मचा रखी है और क्षेत्रीय लोगों का उस वीडियो पर व्यापक समर्थन मिल रहा है। विंध्य की तमाम खबरों के साथ कल फिर हाजिर होंगे। देखते रहिए विंध्या टाइम्स। बहुत बहुत धन्यवाद। VT Bulletin sponsored by Uttam Singh Academy, Rewa.